तो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन और ग्राफ। सबसे बड़ी बात, हम लोग ग्राफ पे डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग ग्राफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो हमारा सेक्शन है वो, जैसे कल हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे ग्राफ में, ग्राफ के स्लोप्स को लेकर, ठीक है। आज जो बेसिक फोकस है हमारा वो सारा की सारा ग्राफ के एरिया पे है। एरिया के साथ फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए आप एक बात समझ ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ। दैट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ। ये लास्ट वाले लेक्चर में भी आपने देख रखा है, मैंने कुछ बेसिक फिगर्स के आपको एरिया बताए थे। जैसे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ इलिप्स दिखाया था, पाई इंटू ए इंटू बी। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। अब यहाँ एक अलग सी चीज़ भी लिखी हुई थी जिसके बारे में अब हमें चर्चा करनी थी, अब हमें डिस्कशन करना था। ये क्या होता है, ये इंटीग्रल वाई डी एक्स क्यों है एरिया अंडर ग्राफ? तो दैट वी हैव टू लर्न व्हाई दिस इंटीग्रल वाई डी एक्स एरिया अंडर ग्राफ। तो थोड़ा सा इसको समझें, इसको समझने की कोशिश करें अब। तो आज के वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे, प्लस हम जितने भी वैरायटी ऑफ ग्राफ्स हो सकते हैं हमारे काइनेमैटिक्स में, उतने ग्राफ्स के अंदर उनके एरिया क्या क्या दे सकते हैं और स्लोप्स क्या क्या दे सकते हैं, उसको बढ़िया थरोली लिख लेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिख लेंगे। आज का लेक्चर जो है आपको बहुत कुछ देगा। सो बी इन कंप्लीट फोकस ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बहुत फोकस में रहें, आप समझेंगे बहुत सारी चीज़ें, बड़ा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज़ एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मिसमैचिंग हो गई, तो एरिया अंडर ग्राफ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से, बहुत छोटी चीज़ से मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, बहुत बेसिक फंडामेंटल थिंग से स्टार्ट करूंगा। लेट अस से कि हमारे पास एक सिंपल सा एक ग्राफ है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा ग्राफ है। और बहुत सबसे बेसिक सिंपल ग्राफ क्या बना सकता हूँ मैं? एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, और वो स्ट्रेट लाइन भी मैं ऐसी बनाऊंगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ मैं। ये है हमारे पास एक ग्राफ, ठीक है। और हम कुछ कह देते हैं इसमें, जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ लेके चल रहे हैं, लेट इट बी वाई एंड लेट इट बी एक्स, बिकॉज दे आर जनरल फिजिकल क्वांटिटीज़। So this is the origin, that is x equals to 0 and it ends with some value। यहाँ पे मैं फाइनल वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, let it be something, यहाँ तक हम ले लेते हैं इसको, और let it be some x naught, okay, and let the constant value of y be y naught। हमें कुछ ना कुछ वैल्यू y में देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ x की वैल्यू देनी पड़ेगी, बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब जो हमें एरिया देखना है, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हमें किस एरिया पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है इस एरिया पे, हमें फोकस करना है। मैं थोड़ा लाइट पेन से लिख रहा हूँ, ये बहुत लाइट पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे और भी ज़्यादा ड्राइंग करनी है। शायद नहीं दिख रहा होगा, डोंट वरी, बट मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखाया कि मैं इस एरिया पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये दिखता है, सर ये तो एक शेप दिखता है, रेक्टेंगल टाइप का शेप दिखता है, तो हम बड़े आसानी से हम सर इसका एरिया तो लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट दिस साइड इज x नॉट, दिस साइड इज y नॉट, सो वी वेरी इजीली वी कैन राइट एरिया इज x नॉट इंटू y नॉट। वेरी इजीली वी कैन राइट दिस। यस, मैं भी बोलूँगा बड़ी सिंपल चीज़ है, बढ़िया है, ये सही चीज़ लिखी है आपने। पर हमें कोर में जाके सोचना है कि ये बना कैसे, क्यों आया, क्योंकि हर बार इतना इजी लाइफ नहीं होगा। तो जब हर बार इतनी इजी लाइफ नहीं होगी तो हमें सोचना पड़ेगा ये कैसे आया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया नहीं लिखूंगा, मैं इस रेक्टेंगल के एरिया के पहले एक बहुत बेसिक सा एक एरिया लिखूंगा। देखो, मैं एक बहुत पतली सी स्ट्रिप बना रहा हूं, बहुत पतली सी स्ट्रिप। इस पतली सी स्ट्रिप के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस पतली सी स्ट्रिप के अंदर, अब मैं थोड़ा कलर भर देता हूं क्योंकि मैंने पहले वाला इसीलिए फेड भरा था ताकि मैं इसको दिखा सकूं। देखो, मैंने इस पतली सी स्ट्रिप के ऊपर कलर भर दिया। सबसे पहले मुझे इस पतली सी स्ट्रिप के एरिया पे फोकस करना है। अगर मैं इस पतली सी स्ट्रिप के एरिया पे फोकस करूंगा तो फिर मैं ऐसी सारी स्ट्रिप्स जोड़ दूंगा और वो सारी स्ट्रिप्स जोड़ने के बाद मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो सबसे बेसिक टारगेट मेरा ये है कि मुझे इसका एरिया लिखना है, एंड लेट इट बी DA, दैट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, दैट इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप, दिस स्ट्रिप। एंड यू ऑल नो दिस स्ट्रिप has some very small thickness
एंड एज इट इज ऑन एक्स एक्सिस सो यू कैन से वेरी स्मॉल होता है d, और एक्स एक्सिस पे इसलिए dx, सो यू कैन राइट इट एज, इसकी जो थिकनेस है उस छोटी थिकनेस को यू कैन राइट इट एज dx। और साथ ही साथ इस स्ट्रिप की आप अगर हाइट की बात करेंगे सो इट विल बी समथिंग y, you can say even it is y naught, more accurately this is y naught, so it is also y naught. So this area of the strip, you can say that this is a rectangular strip, so the area of this strip is nothing but length into width, that is y naught into dx. So this is the base, this is the very important thing, this is actually very important thing. अब ये जो y naught into dx ये जो आपको मिल रहा है, that is length into width, this is nothing but the area of the strip. Now to calculate complete area, to calculate total area, we have to integrate करना है, सबको जोड़ देना पड़ेगा आपको। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, इंटीग्रल dA विल बी इक्वल टू इंटीग्रल y naught dx, सो इंटीग्रल dA विल बी एरिया A इंटीग्रल y naught dx, y naught तो यहाँ कांस्टेंट है तो इंटीग्रल dx कर देंगे आप। एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं हर बार y naught कांस्टेंट रहे। अगर यही लाइन ऐसी ना होके ऐसी होती तो y नॉट कांस्टेंट रहता क्या, y तो इंक्रीज होता रहता। अगर ये लाइन देखो, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बना सकता हूँ मैं वैसे इसको, लेट्स सी हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। अगर जस्ट वेट, यहाँ से डॉटेड लाइन ले लेते हैं, अगर ये लाइन ऐसी होती, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ली है, तो ये जो y है, ये हाइट जो है ये हर बार बढ़ रही होती, तो y नॉट हम कांस्टेंट लेके बाहर नहीं निकाल सकते थे। उसके लिए कुछ मैटर अलग है, अगले वाले पार्ट में वही बताऊंगा, पर उसके लिए कुछ मैटर अलग है। अभी के लिए y नॉट कांस्टेंट है इसलिए बाहर रख दिया, तो इट इज y नॉट dx। जैसे इसको मैंने y नॉट dx लिख दिया यहाँ पे, तो इस y नॉट dx में y नॉट तो कांस्टेंट है, पर x dx जो है, dx ये dx छोटी छोटी वृत्ति यहाँ करके 0 से लेके x नॉट तक बढ़ रही है, तो इसकी लिमिट रख सकता हूं मैं 0 से लेके x नॉट। तो यहां पे अब अगर आप देखते हैं तो y नॉट तो कांस्टेंट था, उसको बाहर रहने दो एज इट इज, इंटीग्रल dx विल बिकम x एंड द लिमिट विल बी 0 टू x नॉट। जैसे ही आप x नॉट रखोगे तो x नॉट माइनस 0 हो जाएगा, यानी x नॉट बन जाएगा। इसका मतलब ही आपको दिख जाएगा, यहां पे आ जाएगा y नॉट इंटू x नॉट, जो आपने यहां देखा था। तो आपको मिल गया एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो दिस इज द बेसिक थिंग। बट एक बात और, आप अगर थोड़ा सा फोकस यहां करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां देखो, यहां यही चीज मिल रही है आपको, इंटीग्रल y dx। यहां आपको यही चीज मिल रही है, इंटीग्रल y dx। इस केस में ये जो y है ये एक वेरिएबल है, जनरली उसे वेरिएबल लिया गया है, बट इस केस के लिए y जो है वो कांस्टेंट है, y नॉट है। अगले केस में दिखा देता हूं वो वेरिएबल होता तो क्या होता। तो बड़ा सिंपल है, नेक्स्ट आप चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ये अगर आपने देख लिया होगा तो मैं अभी इसको और समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो आ जाते हैं थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस की तरफ और समझाऊंगा इसको, इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करता हूं। यू ऑल नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल सर, वी ऑल नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इट्स ओके, यू ऑल नो दैट। मेरे लिए वो टेंशन की बात नहीं है, बट स्टिल I want to tell you how to find the area of triangle. अब वही बात आती है, let us say we have a graph, straight line graph like this. We have a straight line graph like this. And for this graph, let it be anything, it is y, it is x, let it be anything. And for this graph, you need to find out the area. So now we'll define some things, okay? यहाँ पे अपन कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेंगे, कुछ बातें डिफाइन कर लेंगे। इसको हम यहाँ से कुछ x नॉट वैल्यू बोल देंगे, यहाँ से आप इसको जोड़ के ये जो इसकी मैक्सिमम y की वैल्यू है इसको कुछ आप y नॉट बोल देंगे। यहाँ से आप इसको कुछ तो भी स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ स्लोप बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो स्लोप है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पे डील कर रहे हैं, तो ये जो स्लोप है
m नहीं लिखना चाहिए, मुझे वहाँ थीटा लिख देना चाहिए। तो यहाँ से जो आप स्लोप है इस लाइन का बहुत आसानी से लिख सकते हैं, दैट इज स्लोप इज नथिंग बट m, दैट इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज नथिंग बट y नॉट बाई x नॉट। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अब यहाँ सर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कौन सा पार्ट है एरिया, देखो जरा फिर से मैं थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं एक बार आपको बता दूं। एरिया अंडर ग्राफ बनाना है भाई, ये अंडर, दिस इज अंडर, तो एरिया अंडर ग्राफ आपको ये वाला एरिया निकालना है। शायद थोड़ा विजिबल होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसे हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मुद्दा है सर, पता है ना ये तो एरिया यानी ट्राइंगल का एरिया है, बेस x नॉट है, हाइट y नॉट है, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, काम बन जाएगा। आप बाकी चीज़ों में क्यों फंसते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अपना बन जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कि भाई यहाँ जो एरिया होता है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इज x नॉट एंड हाइट इज y नॉट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिंपल, कोई बात नहीं है। चलो, पर निकला कैसे, फिर बेस पे जाना है, फिर बैकग्राउंड पे जाना है। इसके बैकग्राउंड पे इसलिए जाना है क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ा था कर्व शेप होता तो क्या करते, तो वहां उसकी रेमेडी ढूंढनी थी हमें। तो जब हम उसकी रेमेडी ढूंढ लेंगे तब हमारा काम बन जाएगा। तो चलो लेट्स सी क्या होता है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ वही वाला मुद्दा उठाते हैं कि एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं। वो छोटी सी स्ट्रिप जो है सबसे पहले उसके ट्राइंगल, उसके एरिया की बात करेंगे, उसके एरिया के बाद बाकी सारी बात करेंगे। ये देखो, ये है अपने पास एक छोटी सी स्ट्रिप, ध्यान देना इस पे, है ना। और ये जो छोटी सी स्ट्रिप है ना, सबसे पहले हमें इसका एरिया लिखना है। अब थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी दिमाग में, सर वो जो पहले आपने स्ट्रिप ली थी पिछले पार्ट में, वहाँ तो वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब यहाँ तो ये जो इतना पोर्शन है इसका कैसा होगा काम। यहाँ तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो ऐसा टेढ़ा है थोड़ा सा। अब यहाँ एक बात समझो, वहाँ जो y था वो कांस्टेंट था, पर यहाँ जो y है, वहां जो y था वो कांस्टेंट था और y नॉट था, पर यहां जो y है ये कांस्टेंट नहीं है। इस छोटे पॉइंट पे भी y का कुछ ना कुछ चेंज है, तो ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल तो नहीं है, ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल तो नहीं है। आपके दिमाग में आने वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, पर आपको एक और बात बताता हूं। अब मैं यहां तुम्हें dx का इंपॉर्टेंस समझाता हूं। ये जो इसकी विड्थ है ये dx है, हम लोग पहले से बोलते आ रहे dx इज सच अ स्मॉल थिंग, सच अ स्मॉल क्वांटिटी। ये dx इतना छोटा है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचो, दैट इज जस्ट एज गुड एज अ पॉइंट, दैट इज जस्ट एज गुड एज अ पॉइंट। पॉइंट से भी छोटा देखो ये वाला दिखता है क्या, ये दिखता है ना, ये दिखता होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके भी करोड़वें भाग की बात कर रहा हूं। dx उतना छोटा है, अब इमेजिन कर लो, इतना छोटा है dx कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सो उस छोटे dx में क्या ये हमें बहुत ज्यादा चेंज दिखा पाएगा y? सर बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखा पाएगा, पर चेंज तो है। हाँ, तो इसलिए तो मैं y को अब कांस्टेंट नहीं लूंगा। अब मैं y को कांस्टेंट नहीं लूंगा, तब मैंने y नॉट को कांस्टेंट लिया था, अब नहीं लूंगा। तो अब सर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपने ये जो बताया है ये एरिया है रेक्टेंगल का, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मान लेते हैं। तो अभी हमारे पास दिस एरिया ऑफ स्ट्रिप, दिस एरिया ऑफ स्ट्रिप, दिस एरिया ऑफ स्ट्रिप इज नथिंग बट dA, एंड दैट dA इज नथिंग बट y into dx. As if this is y into dx, y into dx, y into dx, but this time y is not constant, y is actually changing with small dx's. With very small change in x, y is changing, so y is variable. तो सर ठीक है, अब पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, आप बताओ कैसे करें। तो इसको एरिया को इंटीग्रेट करते हैं, देखो अभी, हाँ बड़ा मजा आएगा। इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेटिंग किया तो इंटीग्रल dA, इंटीग्रल y dx, बट दिस टाइम y इज नॉट कांस्टेंट। बट सर इंटीग्रेशन y dx और x के रिस्पेक्ट में y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो y को कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो x की टर्म्स में बन जाए। सर क्या करें, ये तो y को कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ x बनाना पड़ेगा। टू इंटीग्रेट यूज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये बनाना पड़ेगा। सर ये बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, y को फंक्शन ऑफ x बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएं? तो y और x में रिलेशन चाहिए सर, y और x में रिलेशन चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है सर? तो y इक्वल टू होती है mx प्लस सी।
पर आपको इतना भी पता है ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका इंटरसेप्ट नहीं है, यानी यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब y क्या बन गया, mx बन गया। अब mx बन गया, ठीक है सर, यहाँ तक भी ठीक है, बट व्हाट इज m इज y नॉट बाई एक्स नॉट, और ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ये y नॉट बाई एक्स नॉट यानी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप y इक्वल टू लिख दो y नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स। यहाँ आपको एक इक्वेशन मिल गई y एज फंक्शन ऑफ x, यहाँ आपको एक इक्वेशन मिल गई y एज फंक्शन ऑफ x। y नॉट बाई एक्स नॉट इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। नाउ y कैसा कैसा x के साथ बदलता है वो ये इक्वेशन समझाती है। y कैसे कैसे x के साथ बदलता है, y कैसे कैसे चेंज होता है x के साथ, वो ये इक्वेशन समझाती है। y का बदलना x के साथ ये इक्वेशन बता रही है, y का बदलना x के साथ ये इक्वेशन बता रही है। हमारा काम बन गया, हमें यहाँ y की ऐसी जरूरत थी, ऐसे y की जरूरत थी जो हमें x के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को दिखाए, यानी x के टर्म्स में हमें y की जरूरत थी, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख दिया हमने, ठीक है ना, उसको लिख दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने ऐसा लिख लिया तो अब हमारी चीज यहाँ पुट करने के बाद क्या बनेगा, एरिया विल बी इंटीग्रल ऑफ y की जगह आना चाहिए y नॉट बाई एक्स नॉट इंटू आना चाहिए x, और यहाँ आ जाएगा dx। सर y नॉट बाई एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, उठाओ बाहर रख दो। सो दिस एरिया इज y नॉट बाई एक्स नॉट इंटीग्रल x dx। लो बन गई बात। नाउ इट इज इंटीग्रेबल x dx, नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। पर सर x की लिमिट क्या है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से x नॉट, 0 से x नॉट, 0 से x नॉट, लिमिट लिख देते हैं 0 से x नॉट। सो यहां से आगे अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो एरिया इक्वल्स टू y नॉट अपॉन एक्स नॉट, इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से x नॉट। सो यहां से बनेगा एरिया इक्वल्स टू y नॉट अपॉन एक्स नॉट, और यहाँ 2, और x नॉट का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो एक x नॉट कैंसिल हो गया। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ into x naught into y naught. This is nothing but the area of triangle. So in general what you can conclude, you can conclude this thing, कोई भी एरिया इंटीग्रल डीए या फिर इंटीग्रल डीए को हम सीधे एरिया लिख सकते हैं। इन जनरल यू कैन कंक्लूड दिस थिंग, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई कोई भी एरिया जो होता है, इन जनरल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन जनरल यू कैन कंक्लूड दिस, एरिया अंडर any graph, in general area under any graph is given by, यहाँ एक सिंपल ग्राफ बना देता हूँ, this is some y, this is some x, this is some graph, and this area is nothing but integral y dx. This is the area and this area is nothing but y dx. बट आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होगी कि आपको एक y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की इक्वेशन पता होनी चाहिए। आपको एक चीज़ करनी होगी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको पता होना चाहिए, तो आप कहीं से भी एरिया निकाल सकते हो, कहीं से भी एरिया, किसी भी ग्राफ का आप एरिया निकाल सकते हो। बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि y एज फंक्शन ऑफ x क्या है। तो सर एक आध एग्जाम्पल करें, एक आध एग्जाम्पल समझ लें तो आ जाएगी बात हमारे दिमाग में, बिल्कुल समझ सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपन एक एग्जाम्पल बनाते हैं। चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं। एक यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ y इक्वल टू दिया हुआ है 2x²। यहाँ पहले से एक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ जो x की मैक्सिमम वैल्यू है ये x इक्वल टू 5 है और ये x इक्वल टू 0 से जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में, फाइंड एरिया अंडर
द ग्राफ फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। ठीक है सर, तो हमें पता है व्हाट इज एरिया, दिस इज सम y, दिस इज सम x। ठीक है, तो हमें पता है व्हाट इज एरिया, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल y dx। यू हैव गिवन y की वैल्यू ऑलरेडी एज फंक्शन ऑफ x। यहाँ तो हमें निकालनी थी, पिछले वाले में स्ट्रेट लाइन की वैल्यू निकालनी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ी, यहाँ तो दिया ही है। और एक बात और ध्यान रखना, मोस्टली स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में आपको y की इक्वेशन एज फंक्शन ऑफ x दी नहीं रहेगी, आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे जब भी कभी पैराबोलिक हाइपरबोलिक कर्व आएंगे तब दी रहेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू अब आप लेके रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल y की जगह आप रख दें 2x² और dx। ठीक है, लिमिट रख दें 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब 0 से 5 की लिमिट रखोगे तो इसके आगे जो मामला है वो कुछ ऐसा है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। तो एरिया इज इक्वल टू 2 को तो आप बाहर निकाल दो, x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, यानी ये 2 हो गया बाहर, नीचे 3 भी लगा दिया मैंने, और ये आ गया x³, और इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से लेके 5 तक, यानी 0 से लेके 5 तक। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 2/3, और यहाँ x³ का मतलब आपके पास 5 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 0 का क्यूब आ जाएगा। तो 5 5 25, 25 5 125, 125 250, 250/3, इतना कुछ आंसर आना चाहिए आपके पास। सो दिस इज नथिंग बट द एरिया। ठीक है ना, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एनी एरिया। अब कुछ बेसिक मुद्दे दिमाग में बिठा लो। किसी भी ग्राफ के अंडर एरिया ये होगा, और किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो dy/dx होगा। बस ये 2 मुद्दे सीखे हम अब तक। किसी भी ग्राफ का एरिया इंटीग्रल y dx होगा, और किसी भी ग्राफ का स्लोप dy/dx होगा। बस ये 2 बातें समझ जाओ, ये 2 बातें दिमाग में बिठा दो, ये 2 बातें दिमाग में ऐसे ठूस लो, अंदर तक ठूस लो, यानी इसको कभी कहीं से दिमाग से हटना ही नहीं चाहिए आपके। बस ये 2 बातें ठूस लो दिमाग में। अगर ये 2 बातें तुम्हारे दिमाग में भर जाएं तो मजा आ जाए। अब 2 ही बातें ध्यान रखना है, एक तो किसी भी ग्राफ का एरिया इंटीग्रल y dx, और किसी भी ग्राफ का स्लोप dy/dx। इन 2 बातों को लेकर अब मैं आगे जाऊंगा, और अब आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप अच्छे से समझें। और यहाँ जो मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ ना, ये पॉइंट समझ लो कि बैकबोन है पूरे ग्राफ सेक्शन की काइनेमेटिक्स में। अब तक हमने जनरल ग्राफ पढ़े, अब तक हमने y-x के ग्राफ पढ़े, अब हम काइनेमेटिक्स के जो ग्राफ हैं, जैसे कौन कौन से जनरली बनने वाले ग्राफ होते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन 3 ग्राफ पे फोकस करने वाला हूँ मैं। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन 3 ग्राफ के अंदर इनके स्लोप क्या देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा। मैं इन चीजों पे अब पूरी तरह से फोकस करूंगा। यानी अब 3 टाइप के ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और हर ग्राफ की 2 इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज स्लोप एंड एरिया, स्लोप एंड एरिया, स्लोप एंड एरिया। तो मैं पूरी एक तुम्हें जो है ना पूरी एक चीज लिखवा के दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहला पेज डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसका स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसका स्लोप क्या देता है, उसका एरिया क्या देता है। बहुत डिटेल में हम लोग लिख लेंगे। चलो तो 1 बाय 1 अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। तो हम सबसे पहले उठाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन दिस। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई छोटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, वेट, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लें, क्योंकि इधर हम लोग स्लोप पे काम करेंगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम ये 2 बातों पे
अब ऐसे ही बनाएंगे, फिर इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप, उसका एरिया, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप, उसका एरिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स हैव अ वेरी स्मॉल ग्राफ, एक छोटा ग्राफ बना देते हैं, और हमारा ग्राफ डेफिनेटली होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, आई कैन ड्रॉ एनी शेप हियर, ऐसे ही बना देता हूँ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइप, एनी शेप, हाँ कोई भी शेप। बट व्हाट अबाउट स्लोप? सो लेट्स फोकस ऑन द स्लोप ऑफ एनी ग्राफ। What is slope of any graph? This is the point, you can say, and this is the part for which we are concentrating on the slope. So this is dy. Actually for this graph, this dy, अगर मैं इसको dy कहता हूँ तो इस ग्राफ के लिए y में कौन है, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। So this dy will be nothing but ds. Think over it. It is displacement. So in general, what we can write? Slope. हम इन जनरल स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं dy बाई dx लिखते हैं। पर ये अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ के स्लोप की अगर आप बात करेंगे तो dy विल बी रिप्लेस्ड बाय ds एंड दिस dx विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, dt। सो यहाँ आप इस स्लोप को अगर देखेंगे, सो दिस विल बिकम ds बाई dt, यानी कि ये आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज of displacement, rate of change of displacement with respect to time. This is rate of change of displacement with respect to time. What it is? It is nothing but the velocity. So therefore slope is equal to ds by dt is equal to velocity. It is equal to velocity. So what you have got, this is the important thing. The slope of displacement time graph will give you velocity. दिमाग में भर लो इन बातों को, slope of displacement time graph gives velocity, that is nothing but ds by dt, that is velocity, velocity, velocity. दिमाग में भर लो, कहीं भी displacement time graph आ जाए तो तुरंत एक चीज बोल देना, इसका स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ये बात समझेंगे। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दी एरिया वाला पार्ट, तो लेट्स सी व्हाट अबाउट एरिया। और आप ये ध्यान रखें, आपके पास ये सारे नोट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। लेट अस से दिस इज एरिया। अब यहाँ पे भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी आपके पास टाइम है। नाउ टू फोकस ऑन एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया पे बात की जाए भाई, एरिया पे बात की जाए, चलो लेट्स सी। यहाँ पे एरिया का मतलब ये वाला एरिया, तो इस एरिया पे फोकस करना है। सो आपको बताया गया था कि दुनिया में कोई भी ग्राफ का एरिया जो होगा वो होगा इंटीग्रल y एक्सिस की क्वांटिटी, यानी y dx पर y पे यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है s, और dx की जगह कौन आ जाएगा, dt। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल एस डी टी, इंटीग्रल डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, इंटीग्रल डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे अब अगर आपको बोला जाए कि इसको डिफाइन करो भाई, डिफाइन करो, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड कुछ मिलता है, मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी मिलता है, हमने देख लिया। मीटर सेकंड से कोई डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती, यानी जो एरिया है दिस इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑफ नो यूज, इज ऑफ नो यूज। देखो भाई कितनी सिंपल चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया, सॉरी स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया यूजलेस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया यूजलेस। बस दो ही चीजें होती है किसी भी ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कोई काम का नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। अगर आप इन बातों को समझ जाएं, इन बातों को फॉलो कर सकते हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी सिंपल चीज है। अब सर कौन सा बताएंगे, कौन सा बताएंगे, चलो कौन सा बताएंगे देखते हैं। अब बताएंगे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एरिया और उसका स्लोप दोनों ही बहुत काम के हैं,
this is velocity time graph. Area as well as slope, both are important, both are very important. So let's see, let's focus on velocity time graph. So first thing, that is slope of velocity time graph, and the second thing is area under velocity time graph. ये दो बातों पे बहुत अच्छा फोकस करके चलना है हमें. ठीक है सर, बना लेते हैं इसको भी, चलो फटाफट कर लेते हैं. तो देखो, पहले स्लोप की बात की जाए, तो फटाफट से हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसकी y एक्सिस पे होगा वेलोसिटी और जिसकी x एक्सिस पे होगा टाइम. अब सर यहाँ ग्राफ बना दिया, लोग बना दिया भाई, ठीक है. वही चीज़ है, फिर से स्लोप ले लो किसी एक पॉइंट पे, जस्ट फोकस ऑन स्लोप. लेट अस से दिस इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. सो यहाँ पे अब स्लोप का मतलब फिर dy, और dy यहाँ अब रिप्लेस हो चुका है dv से, और यहाँ आता है dx जो रिप्लेस हो चुका है dt से. तो यहाँ आपको पता है दैट स्लोप m is equal to dy by dx, that is nothing but dv by dt, that is nothing but what? Rate of change of velocity with respect to time. This is nothing but rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration. Therefore, dv by dt is equal to a, that is acceleration. तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कंक्लूड हुई? यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कंक्लूड हुई कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. सो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात को लिख लेते हैं हम. यहाँ लिख लेते हैं that slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है. It's damn important things, very important things. बार बार पढ़ना, बैठा देना दिमाग में, मज़ा आएगा. इसके बाद क्वेश्चन करने में बहुत बढ़िया फीलिंग आएगा. बट ये बातें दिमाग में बैठा दोगे तो. नेक्स्ट इज व्हाट? लेट्स सी, इट इज एरिया. अब कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होना चाहिए. लेट अस से, भाई एरिया किसी भी ग्राफ का क्या होता है? इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y की जगह v, इंटीग्रल v dt, इंटीग्रल v dt व्हाट इट विल बी, इंटीग्रल v dt व्हाट इट विल बी. दिमाग में दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ, घोड़े दौड़ाओ. चलो मैं तो बताऊंगा ही. सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द एरिया, and area under any graph, area under any graph is what? तो area is integral y dx, that is nothing but integral y की जगह आ गया velocity और टाइम आ गया dt. वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बनता है भाई? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड. देखो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल. मीटर, मीटर इज यूनिट ऑफ व्हाट? मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ यानी कौन? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. मीटर पर सेकेंड यानी क्या? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड यानी क्या? मीटर. और मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सो यहां से जो आपको मिल रहा है दैट कैन बी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस भी मिल सकता है या डिस्प्लेसमेंट. सर अब दोनों बातों में फंसा दिया आपने, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. थोड़ा शांति रखना बस. अभी के लिए ये ध्यान रखना कि लेंथ है, मीटर है यूनिट, लेंथ है तो डिस्टेंस मिल सकता है या डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है. क्या मिलेगा थोड़ा क्वेश्चन पे जाने दो, बताऊंगा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा. क्योंकि हर बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल नहीं होते तो क्यों नहीं होते ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं. जब भी कभी स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन मोशन होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, पर जहां टर्निंग हो रही होगी
वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो रहेंगे। वही बातें यहाँ भी लगने वाली हैं। कैसे लगेंगी क्वेश्चन में समझाऊंगा, वेट एंड वॉच। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये लिखनी है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। दिस इज इंटीग्रल वी डी टी। ऐसा दिमाग में ना भर लो इन बातों को, बड़ा मजा आएगा। अब तक हमने दो ग्राफ की एनालिसिस देख ली। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स नथिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। 75% ऑफ द वर्क इज डन। 75% ऑफ द वर्क इज डन। अब अगला जो मुद्दा है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दैट। तो चलो उस पर फोकस करते हैं हम, ठीक है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट्स सी। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड इसके भी दो भाग। फर्स्ट, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, एंड यहाँ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दोनों बातों को पढ़ लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही। ये दोनों चीज़ें पढ़ लें, बस इसके बाद हम रुक जाएंगे आज यहाँ पर। हाँ, एक बात आप विशेष ध्यान रखना है आपको, कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ऐसे दिमाग में ठूस के आना है, क्योंकि अब अगले 2 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। बहुत मज़ा आएगा। पर जो लोग इन बातों को पढ़े बिना आएंगे क्वेश्चंस करने, उनके लिए वो दुखों से भरा हुआ सेशन होगा। उन्हें कुछ नहीं समझेगा, उसमें कुछ भी नहीं समझेगा। पर एक बात है, जिसको यहाँ ये बैकग्राउंड समझ जाएगा ना, उसको बहुत मज़ा आएगा ग्राफ करने में। ग्राफ के क्वेश्चन वो ऐसे निकालेगा, ऐसे। सो थिंक ओवर इट, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल। ठीक है, चलो, सो विल मूव फर्दर। दिस इज एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लेट्स सी भाई। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द स्लोप? Slope is somewhere here, a tangent at any point, so it will be like this. This is again dy, that is nothing but now dA. This is nothing but dx, that is nothing but dt. So slope equals to m equals to dy by dx. So dy is nothing but now dA by dt. It is nothing but rate of change of acceleration with respect to time. This is rate of change of acceleration with respect to time. So this dA by dt is nothing but important thing, that is jerk, झटका, that is nothing but jerk, ठीक है ना, that is nothing but jerk. इसको आप झटका भी कह सकते हैं, जब सडनली झटका लगता है, that is called jerk. So this is, you can define it as, you can easily say rate of change of acceleration with time is jerk, ठीक है ना।
अगेन वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये कहीं पूछा नहीं जाने वाला, ये कहीं यूज नहीं होने वाला, बट बताना ज़रूरी है। सो दैट इज़ कॉल्ड जर्क, ठीक है। सो इसलिए मैंने बताया है, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़, ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो अगेन दिस इज एक्सेलरेशन एक्सिस, दिस इज टाइम वाला एक्सिस। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया, लेट अस से दिस इज सब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ and this is the area which we have to find out. Okay, so अब जो मामला है वो ये है कि एरिया equals to integral y dx and that is equals to integral y की जगह आ जाएगा एक्सेलरेशन और x की जगह आ जाएगा dt। थोड़ा यहाँ यूनिट को फिर से चेक करो, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, यानी मीटर एक सेकेंड कट गया, यानी क्या बचा मीटर पर सेकेंड, यानी आने वाला है वेलोसिटी। एक्चुअली इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। हाउ इट कम्स आई विल टेल यू। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt. It implies that dv equals to a dt. dv equals to a dt, ठीक है। अब आप अगर इंटीग्रेट कर देते हो बोथ साइड, सो यू विल गेट इंटीग्रल dv equals to integral a dt, that is nothing but the area under the graph is equal to delta v, that is integral a dt, and that is equal to change in velocity, that is equal to change in velocity. Actually this is very 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 important thing. इसको बरोबर स्टार बना के लिखना अपने पास, ये implies that है, ये बिल्कुल इसको स्टार बना के लिखो, it is very important. That is area under acceleration time graph gives change in velocity. change in velocity पे ही ज़्यादा फोकस करना, that is change in velocity. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको. So this is area under acceleration time graph gives change in velocity, gives change in velocity. So इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अब फिलहाल आई डोंट नो कि कितना टाइम हुआ है, लेट मी सी, आई थिंक 42 मिनट्स हुए ना, ठीक है। तो हम थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। पहले मैं एक बार इसको रिकॉल करवाता हूँ, है ना, तीनों चीज़ों को। ये देखो यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है उसका वेलोसिटी ds by dt, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। उसका एरिया हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप हमें देता है dv by dt, दैट इज एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव्स यू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, तो अभी फिलहाल वहाँ तक रहेंगे। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको देता है उसका स्लोप, दैट इज da by dt, दैट इज नथिंग बट दी जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम इज नथिंग बट दी जर्क। और वहीं उसका जो एरिया देता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। इट इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये आपने लिखा होगा अपने साथ। अब इसके बाद की जो है कुछ चीज़ें, ये यहाँ पे ऐसे आपको पेजेस में फॉर्मेट बना के दिया है हमने, बट अब जो है ये चीज़ें आपको वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बताता हूँ इस पे से। तो ये जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, जो लिखा है वही सारा कुछ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बोलते हैं, देखो जरा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, शायद ऐसा नहीं दिख रहा होगा, तो भी लेट्स सी, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। सो दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अभी पढ़ लिया यार, ds by dt, दैट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी, सो ds by dt। अब यहाँ पे आप अगर देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ स्लोप कितना आ रहा है, इस केस में स्लोप आपने बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप 0 है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, 0 है। एक जगह पे बैठा हुआ आलसी इंसान वहीं बैठा है, टाइम कितना भी हो जाए, ये एक डिस्प्लेसमेंट यानी एक पोजीशन है, एक पोजीशन पे भी टाइम जाता रहे, एक ही जगह पे बैठा हुआ आलसी इंसान है। तो ये जो ऐसा ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का जिसका स्लोप 0 होता है, यानी ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, एक ही जगह बैठा है जैसे आप बैठे हो। आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी 0 है, ठीक है।
तो आपके साथ भी वही परेशानी है, ठीक है। सो यू ऑल आर लाइक आलसी हो, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है बट कांस्टेंट है, नॉन जीरो वैल्यू है बट कांस्टेंट है, पर इसका स्लोप ही जो होता है वही वेलोसिटी होता है। और इसका मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट कांस्टेंट, यानी कुछ तो भी है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो है। ये बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे अगर, तो हमने देखा था ये वाले ग्राफ को हम लोग बोलते थे इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। आपको समझ में आना चाहिए तुरंत ही। यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप देखो, तो ये जो स्लोप है ये देखो, ये वाला बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, यानी इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है, यहाँ कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने वाला मोशन, वेलोसिटी बढ़ने वाला मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी बढ़ने वाला मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी नहीं है ना। अच्छा ऐसा नहीं है, सुनो, कोई बोल सकता है सर यानी वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पर यहाँ क्या है, पोजीशन फिक्स दिख रही ना, एक ही जगह बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी का बीच नहीं है ही नहीं वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन अगर होता तो जैसे अपन ने पत्थर ऊपर फेंका था, ऊपर जाता है हाईएस्ट पॉइंट तक, वहां वेलोसिटी जीरो होती है, पर जी जीरो नहीं होता ना वहां, तो एक्सेलरेशन फिर भी डाउनवर्ड रहता है। पर यहाँ कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीजिंग है यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ देखोगे ये सब ग्राफ आपको अपनी कॉपीज में बनाने हैं, यहाँ आपको सब कुछ अपनी कॉपी में बनाना है। यहाँ देखोगे तो ये भी ग्राफ हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। यहाँ देखो तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं ये डिसेलरेटेड मोशन है, डिसेलरेटेड मोशन है। जिस भी मोशन में स्पीड का बढ़ रही होती है उसे हम एक्सेलरेटेड कह सकते हैं, जिस भी मोशन में स्पीड कम हो रही होती है उसे हम डिसेलरेटेड कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। कुछ बेसिक बातें लिख के दी हुई है आपको, ये टाइप आपने टाइप नहीं कर सकते यार, आप टाइप कहाँ से करोगे, है ना। टाइप नहीं कर सकते, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसको अपने पास लिख के रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, पर मुद्दे की बात ये है, क्वेश्चन तो दिया है भगवान ने पर फिगर नहीं दिया हमें। देखो क्वेश्चन दिया है पर फिगर नहीं दिया है ना, तो ये दुविधा है हमारे पास। खैर मुझे थोड़ा याद है इसका फिगर कैसा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका फिगर कुछ ऐसा है, आपको दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, और इस तरह से ग्राफ जो दिया है इसके आपके पास में दो पार्टिकल के ग्राफ दिए हुए हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है। ये वाला नाम पार्टिकल 2 है, ये वाला पार्टिकल 1 है। इसका एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल 60 डिग्री है। बस अब आपसे क्या पूछा, देखो जरा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स इज एज शोन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। ओके भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ग्राफ के नेचर देखो कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है। इनकी वेलोसिटी के रेशो पूछा है, यानी v1 बाई v2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ 2, और स्लोप ऑफ 1 इज नथिंग बट tan ऑफ 30 डिग्री, और दूसरे का स्लोप यानी tan ऑफ 60 डिग्री। अब सर tan ऑफ 30 और tan ऑफ 60 तो हमने जन्म से देखा नहीं है। tan ऑफ 30 tan ऑफ 60 तो हमने जन्म से देखा नहीं है, पता नहीं क्या होता है tan ऑफ 30 tan ऑफ 60। अब जिनको नहीं पता मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको देखना है खुद ही, निकालना है खुद ही। tan 30 डिग्री नहीं पता क्या गधों, tan 30 ये समझो sin 30 बाई cos 30, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, 10th में पढ़ रखा है तुमने। तो tan 30 डिग्री कैसे निकाल सकते हो आपको पता है sin 30 बाई cos 30, ये ऐसे कुछ नगीने होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। sin 30, अरे सर अब तो sin 30 नहीं पता हमें, तो फिर तो तुम्हारा पढ़ना ही काम का नहीं है, ऐसा काम मत करना। sin 30 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। वैसे tan 60 की वैल्यू भी निकालोगे तो आपको √3 मिल जाएगी, तो आपको ये फाइनली मिलेगा 1/√3,
और डिवाइड बाय √3, यानी कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1/3। दिस इज द रेशो V1/V2। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अगेन अब हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हमें भगवान ने फिगर दिया है। ठीक है, आई होप दिस फिगर इज विजिबल टू यू। फिगर इज विजिबल टू यू। देयर आर टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा, टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हमें। अब देखो क्या लिखते हैं वहाँ पे, वहाँ लिखते हैं भाई फॉर अ पार्टिकल, क्या लिखते हैं पढ़ते हैं, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, सबसे पहले तो इस ग्राफ को एनालाइज करो। अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देख पा रहे होगे तो देखो टाइम एक्सेस पे 0, 2, 6 ऐसा दिखता है। सर 1 सेकेंड तो दिखता नहीं है इस पे, बहुत दुविधा है सर, पूछते 1 सेकेंड पे है और 1 सेकेंड तो इधर एक्सिस पे दी नहीं कहीं भी। ऑब्वियस सी बात है यार, 1 सेकेंड पे पूछते हैं और 1 सेकेंड देते नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा, काट दें इसको, क्वेश्चन तो गलत है। यहाँ पूछ रहे हैं 1 सेकेंड पे, यहाँ तो एक्सिस पे 1 सेकेंड कहीं दिख नहीं रहा है। 0 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 1 कहाँ है? दिक्कत वाली बात होगी ना, 1 तो नहीं है इधर, काट दूंगे इसको। तुम अपने दिमाग के कचरे को काट लो भाई, 2 और 0 के बीच में तो 1 होगा ना, यहाँ पे कहीं तो 1 होगा गधों। जब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे स्लोप पूछा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी निकालने बोली जा रही है। वेलोसिटी का मतलब स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिमाग में भर लो, इसको भर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, सॉरी आई मीन टू से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है 1 सेकेंड। यहाँ मार्किंग नहीं है पर आप 1 सेकेंड यानी यहाँ पे कहीं पे 0 से 2 के बीच में तो 1 आएगा ना, यानी इस वाली लाइन का आपको स्लोप लेना है। ठीक है सर, स्लोप ले लेंगे फिर। तो स्लोप यानी क्या होगा, y बाई एक्स। तो स्लोप एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। भाई स्लोप एट 1 सेकेंड इज नथिंग बट वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, स्लोप एट 1 सेकेंड इज वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो स्लोप निकालना है हमें इस लाइन का, तो y बाई एक्स, y दिया हुआ 8 एग्जैक्टली। देखो किसी किसी दिमाग में आ गया सर 1 सेकेंड पे y तो दिया नहीं है और 1 सेकेंड पे x, ठीक है 1 सेकेंड पे x यानी 1 सेकेंड आ जाएगा, बट y तो दिया नहीं है। पर एक बात सोचो, ये 0 से लेके a तक तो एक ही लाइन है और हर सेम लाइन पे हर पॉइंट पे स्लोप तो सेम होता है, यानी 0 से लेके पूरा यहां तक यानी 2 सेकंड तक स्लोप तो सेम है, यानी वेलोसिटी सेम है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब आप 0 से 1 सेकंड पे लो या 0 से 2 सेकंड पे लो, फर्क क्या पड़ेगा। 2 सेकंड पे आपको वैल्यूज पता है इसलिए डायरेक्ट 2 सेकंड वाली वैल्यूज ले लो। 2 सेकंड पे y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है, तो आप स्लोप लिख सकते हो, स्लोप एट 1 सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 1 सेकंड इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं velocity at 2 second. So velocity at 1 second is equal to slope यानी क्या लिख देंगे आप, अपोजिट आ गया 8 और अपॉन में एडजेसेंट आ गया 2 यानी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड और ये +4 रहेगी। बिकॉज देखो ये वाला एंगल 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव। 90 से बड़ा 0 से 90 से छोटा 0 से बड़ा, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। ठीक है सर, ये बात तो आ गई समझ में। और बोलते हैं एंड एट t इक्वल टू 4, 4 सेकंड पे भी निकालना है बोलते हैं। ठीक है, 4 सेकंड पे निकालने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। पर सर फिर से देखो 2 यहाँ पे लाइन में तो 4 दिखता नहीं है, अब फिर वही पोंगापन मत करो। 4 सेकंड यानी 2 से 6 के बीच में कहीं ना कहीं 4 सेकंड होगा। लेट अस से दिस इज 4 सेकंड, यानी अच्छा इस लाइन का अब स्लोप निकालना है। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है तो सर ये वाला जो बीटा है इसका tan लगा दें। तो देखो सिर्फ एक बात समझ लो, वेलोसिटी एट 4 सेकंड आप ऐसा लिख सकते हो tan ऑफ बीटा पर माइनस ऑफ tan ऑफ बीटा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। ये पूरे एंगल का tan लो, ये वाला एंगल क्या है, तो ये वाला है 180 माइनस बीटा है ये, या तो इस वाले एंगल का tan लो
या तो फिर इस वाले एंगल का tan का माइनस ले लो, तो माइनस ऑफ tan बीटा, माइनस ऑफ tan बीटा। देखो एक बात और बताता हूँ, अगर इस वाले एंगल का tan लेते हो, देखो इस वाले एंगल का tan लेके भी दिखा देता हूँ, किसी किसी को विश्वास नहीं होता है ना, tan ऑफ 180 माइनस बीटा, इसको भी ले लेते हैं। फिर अपने वो कास्ट रूल पे चलो, CAST। तो यहाँ 180 माइनस बीटा का मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, यानी साइन के एरिया में आएगा, यानी माइनस साइन लगेगा, माइनस tan, और 180 है तो tan ही रहेगा, तो माइनस ऑफ tan बीटा बन जाएगा, कास्ट रूल। तो वही बात आ गई, या तो आप इसका tan लो या तो आप माइनस ऑफ दिस एंगल लो। तो माइनस ऑफ tan बीटा में माइनस ऑफ tan बीटा में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट में तो सर ये 8 है, ये एडजेसेंट में 2 से 6, 2 से 6, 2 से 6 का मतलब कितना रहेगा, ये वाला कितना रहेगा, 2 से 6, 2 से 6 रहेगा 4, ये वाला है 8, 2 से 6 अपोजिट, अपोजिट का मतलब 8 और 2 से 6 का मतलब 4, यानी काट लो सर कितना आ रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझदारी की बातें हैं। आपको अगर समझ में आए तो बड़ा मज़ा आएगा, समझ में ना आए तो इससे दुखद अनुभव अपने जीवन में कोई नहीं है। यानी तुम्हारे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल पे, दिमाग पे दुखों का सैलाब आ जाएगा अगर तुम्हें ये नहीं समझता है तो। पर अगर समझ जाए तो इससे सुखद अनुभव कोई नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त एनालिटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एनालिटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं। सीरियसली जो आप ये पढ़ रहे हैं चीज़ें, ये चीज़ें एक अगर अच्छा स्टूडेंट पढ़ता है, यहाँ देखो हमें भगवान ने ग्राफ नहीं दिया, हमें लाना पड़ेगा ग्राफ। तो हाँ चलो, मैं ये कह रहा था कि एक ये जो चीज़ें हैं, जब कोई स्टूडेंट इन चीज़ों को पढ़ता है और समझता है तो जो उसे एक फीलिंग आता है ना, जीत की फीलिंग जो आती है कि यार आई हैव अचीव्ड सो मच, सो गुड थिंग, वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए कैसा है, मेरा कहने का मतलब ये समझो कि इसको सीख के जो आपको सुख मिलेगा, जो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, दैट विल बी अनकम्पेरेबल, आई कैन से, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते कहीं से भी। सो यहाँ पे तो हमारे पास अभी ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम रुक जाएंगे, बट अब बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करें, नेक्स्ट वीडियो पे आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे और डेफिनेटली बहुत सारा मज़ा आएगा। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, तो है ना। बट आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, बट आखिरी है, बट ये बात ध्यान रखो, जो मैंने आज इतना सारा थियरी पढ़ाया है ना, वो थियरी ना बहुत अच्छे से दिमाग में ठूस के आना नेक्स्ट क्लास के पहले। जब वो थियरी बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे ना, तो उसका मज़ा ही अलग है, उसका फीलिंग ही अलग होगा। उसमें तुम्हें जो आएगा ना सॉल्व करने में मज़ा, क्वेश्चंस, वो अनकम्पेरेबल रहेगा, आई गारंटी यू, इन द नेक्स्ट क्लास। बट आपको वो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा अगर आपको लास्ट यानी इस वाली क्लास की थियरी नहीं आती है तो, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस इज़ अ ग्राफ, अगेन अ डिस्प्लेसमेंट। देखो कितने सारे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे काम कर रहे हैं अभी, है ना। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अगेन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। क्यों ना हम एक काम करें, ये क्वेश्चन आपको ही दे दें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछला वाला किया है, तो क्यों ना हम ये क्वेश्चन आपको ही दे दें। ये क्वेश्चन आपको दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप करेंगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दे देना चाहिए। तो एक काम करो, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे हम, यहाँ से आगे बढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले तो आप अपने पास नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे काम करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। फटाफट लिख लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोला है, कोई नहीं, कर लेंगे स्केच भी। ये वाला सेकेंड वाला पार्ट करने में बड़ा मज़ा आएगा, कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको देते हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। और अगली बार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप ये आपको बातें समझ में आई होंगी, बड़ा मज़ा भी आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगली बार ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बस अगली क्लास में आने से पहले पूरा पढ़ के आना एक बार अच्छे से, इतने अच्छे से पढ़ के आना जैसे तुमने कभी कुछ पढ़ा ना हो, ठीक है ना। वैसे तुमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, एक और बात भी है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल रुक जाते हैं यहाँ पे, है ना। पर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। सब्सक्रिप्शन इतने ज़्यादा तुम्हारे बढ़ नहीं रहे हैं, तुम्हें बताना चाहिए इसको, उसको, सबको बताना चाहिए। इफ़ यू फाइंड दीज थिंग्स बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज़ स्प्रेड इट टू अदर्स सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो फॉर नाउ विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।